अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग CS625 का वीक 4 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट 3 वीक समझ आ चुके होंगे। आज वीक 4 है एनाटॉमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउस, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट स्टाफ, प्रोड्यूसिंग द बजट, मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म में प्लानिंग एंड देन कंक्लूजन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। एनाटॉमी ऑफ हमने बात की ना कि सॉफ्टवेयर हाउस की, तो इंट्रोडक्शन में कंपनी के हम अकॉर्डिंग बात करें तो हाइपोथेटिकल कंपनी। सबसे पहले हम अगर देखें तो कब कंपनी बनी थी, इस्टेब्लिश हुई थी, क्या हुआ था, वो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे। सबसे पहले जो कंपनी हुई थी ना, वो 10 साल पहले हुई थी और उसमें 4 दोस्तों मिलके एक कंपनी बनाई थी सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग, जिसमें हमने साइनाइड सॉफ्टवेयर लिमिटेड उसका नाम दिया गया था। ये चारों मेंबर्स जो थे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर वर्क कर रहे थे। इनके साथ ये रिक्रिएट किया गया था बाद में 2 मजीद मेंबर्स ने, इस तरह 6 मेंबर्स आ गए थे। कंपनी जो है वो स्पेशलाइज करती है प्रोडक्शन ऑफ bespoke सॉफ्टवेयर। अब ये जो क्लाइंट जो है वो डिमांड जो करते थे ना वर्क को, हाई क्वालिटी ऑफ वर्क को, तो उनके उनके लिए काम किया करती थी। साइनाइड के जो हेड ऑफिस है वो लंदन में है। दूसरे ऑफिस जो हैं वो मैनचेस्टर, डेल्फ्ट और नीदरलैंड के अंदर पाए जाते हैं। ये यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो कराई गई थी जो विजिबल ही नहीं है, सो हम इसे कर देते हैं स्किप। ऑपरेशनल डायरेक्टर, ऑपरेशन डायरेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेवेन्यू का। अब ये वो रेवेन्यू होता है जिसमें जो अर्न करती है कंपनी ड्यूरिंग ऑपरेशन। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑपरेशन डायरेक्टर। देखें आसान सा है। ऑपरेशन डायरेक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है रेवेन्यू का, याद रखिएगा रेवेन्यू का। अब ये जो रेवेन्यू है ये बेसिकली अर्निंग है ऑपरेशंस की। अब ऑपरेशन डायरेक्टर के अंदर हमने एक डेफिनेशन निकाली कि अर्निंग ऑपरेशन है कंपनी का। सो हमें पता चला कि ये रेवेन्यू की बात हो रही है, मतलब अर्निंग की हो गई। ऑपरेशन डायरेक्टर की बात करें तो लाजमी बात है उसमें ऑपरेशन का भी आना जरूरी है। अब ये कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। फर्दर इसमें देखें तो ऑपरेशन डायरेक्टर की जॉब होती है कि इंश्योर करता है हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा और सेटिस्फैक्ट्री करेगा। इसमें रिसोर्सेज जो होते हैं, वो जितने रिसोर्सेज होते हैं ना वो उन्हें प्रोजेक्ट के लिए लेके चलता है जिसके बिहाफ पे कंपनी विन करती है, आगे से आगे जाती है। ये पर्सनल रिपोर्ट करता है ऑपरेशन डायरेक्टर। फिर है जी टेक्निकल डायरेक्टर। टेक्निकल डायरेक्टर जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी मैनेजमेंट का, रिसर्च और डेवलपमेंट का, मार्केटिंग एट द टेक्निकल लेवल पर। इसमें अगर हम बात करें तो स्टाफ को वो एक पेपर देगा, यानी कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाएगा और पेपर देगा। मैं चिड़िया को जरा उड़ा दूं। तो अभी तक हमने देखा कि टेक्निकल ऑपरेशन डायरेक्टर क्या था, देन हमने देखा कि टेक्निकल डायरेक्टर के काम क्या हैं। टेक्निकल डायरेक्टर जो होता है वो क्वालिटी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करता है, टेक्निकल लेवल पे मार्केटिंग को देख रहा होता है, टेक्निकल ट्रेनिंग इसका काम है। फर्दर आपके पास आता है साइनाइड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टाइप। इसमें बेसिकली 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शो किया जाता है। इसमें फंक्शनल डिवीजन हो रही होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जियोग्राफिकल एलिमेंट जिसमें डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरसीज ऑपरेशन का, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि अगर हम देखें तो सेंट्रलाइज पॉलिसीज के बारे में बात की जाती है, प्रोसीजर को वाइडली किस तरह यूज करना है मेक श्योर किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसमें हम बात करते हैं तो डिटेल हम देख लेते हैं इसकी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की। इस थ्योरी में ना कहा ये गया कि जो स्टाफ होता है उनके पास वो पूरे ग्रुप को वो समझते हैं, वो ऑन कर रहे होते हैं। वो
ये नहीं देख रहे होते कि मैनेजर बताएगा तो करेंगे। हर स्टाफ का हर मेंबर जो होता है वो ऑन करता है अपना, वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता है, वो कंपनी को आगे से आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता है। इन प्रैक्टिस अगर हम बात की, बात थ्योरी में बताई गई थी, लेकिन इन प्रैक्टिस देखा जाए तो प्रोजेक्ट जो होता है वो एक्सपर्टीज मांगता है। लाइक वो कहता है कि हर ग्रुप जो हो वो मोर देन वन ग्रुप उसमें इन्वॉल्व हो। स्टाफ यहाँ पे ना वर्क कर रहा होता है एज अ ग्रुप, और देन वो उसके ऊपर इस तरह वर्क करता है कि वो उन्हें बिलोंग कर रहा होता है। कंपनी का साइज जो होता है ना साइनाइड के अकॉर्डिंग, वो डेस्टिनेशन होती है बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लाइक सेंट्रलाइज पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो होते हैं वाइडली यूज किए जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया था कि ये डेवलप होते हैं विद इन अ वन पार्ट ऑफ कंपनी, और इन्हें अडॉप्ट किया जाता है जनरल कॉन्सेंस के ऊपर। प्रॉपर से देखा जाए तो देखिए, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन पेपर वर्क पे लिखा हुआ था कि स्टाफ के पास सेंस होती है कि वो पूरा पूरा ग्रुप को बिलोंग करता है। लाइक वो समझता है कि जो ग्रुप उसके सामने है, जिस पे वर्क कर रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कैरियर है इस कंपनी के अंदर, सो वो उस पर अच्छे से अच्छे वर्क करेगा। प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं तो मुख्त प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। अब प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग हर ग्रुप के अपना अपना एक्सपर्टीज हो रहा होता है, सो यहाँ पे इन्वॉल्व किए जाते हैं एक या एक से ज़्यादा ग्रुप्स को, ताकि वो मिल के वर्क कर सकें। इन वर्क के बिहाफ पे वो कंपनी को विन करवा सकते हैं। सो ये बातें यहाँ पे बताई गई थी। मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, इसमें न्यू एम्प्लॉय वर्सेस ओल्ड एम्प्लॉय, यानी आउटसाइडर कहा जाता है जो न्यू एम्प्लॉयज आते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू में तो पता ही नहीं है ना। अब एक जगह है जहाँ पे कुछ मेंबर्स साथ रह रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, वो जानते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है, क्या इंटरेस्ट जो है वो उनका कॉमन नहीं है, या कौन सी आदत हैं जो मुख्तलिफ हैं और कौन सी सेम है। अब न्यू आया है, आउटसाइडर है, उसके बारे में किसी को नहीं पता, और उस न्यू आउटसाइडर को उसके बारे में नहीं पता। सो यहाँ पे हम देखते हैं तो स्टाफ अप्रेजल आ गया। एम्प्लॉय की जो अचीवमेंट होती है, कंट्रीब्यूशन होती है कंपनी की, वो रिकॉर्ड की जाती है प्रॉपर्ली। स्टाफ को पता होता है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, लाइक वो उसे पता होता है कि जो न्यू मेंबर आया है वो उस वर्क करेगा ही तो ही वो आगे जाएगा। सो सारे अपने अपने वर्क कर रहे होते हैं ताकि वो अचीव कर सकें एक स्पेसिफिक गोल, और देन वो प्रमोट हो सकें, ये रिवॉर्ड की तरफ चला जाता है। प्रॉपर प्लान्स होते हैं जी ट्रेनिंग के, ऐसे उठा के बाहर से आउटसाइडर को नहीं बिठा दिया जाता, तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है कैरियर की। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो उन्हें पता होता है कि कंपनी का ओपिनियन कैसा है उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, लाइक कंपनी उन्हें बता रही होती है कि उनके सामने वो एम्प्लॉय किस हद तक सक्सेसफुल हुआ है। फिर है जी प्रोड्यूसिंग द बजट। आई थिंक हम प्रोड्यूसिंग द बजट ही पर हैं। स्टाफ इस कंपनी का ना डिवाइड होता है दो हिस्सों के अंदर ब्रॉडली, टेक्निकल और रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ और नॉन रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ। यानी कंपनी के अंदर स्टाफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है टेक्निकल और रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ, और सेकंड होता है नॉन रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ। दोनों जो होते हैं ये कैपिटल टू वर्क के अंदर काफ़ी डिफरेंट क्रिएट करते हैं। मॉनिटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब जब हम साइनाइड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और ये परफॉर्मेंस जब मॉनिटर हो रही होती है अगेंस्ट द बजट, तो इसमें मतलब प्रिंसिपल्स और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा जाता है। हर मंथ इनकम और एक्सपेंडिचर्स को देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है। अगर हम इन प्रैक्टिस बात करें तो सिंपल प्रोसीजर्स जो होते हैं उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। अब इस मॉनिटर करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपनी फोकस क्या करती है, वो कंपनी बेसिकली तीन चीज़ों पे फोकस कर रही होती है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग एंड सेल्स। याद रखिएगा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग एंड सेल, कंपनी इन तीन चीज़ों पे फोकस कर रही होती है। हम इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट आपके पास आता है जी कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम जो है वो रैंडम फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं। लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका कंपनी प्रॉफिट में चली गई, कभी कभी ऐसा होता है कि वो डाउनफॉल हो गई। अब ये फ्लक्चुएशंस जो थी वो रैंडम थी, तवक्को से खिलाफ थी, सो इन्हें कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब एनुअल बजट एंड स्टाफ हायरिंग की बात की जाती है, देखा जा रहा होता है लार्ज प्रोजेक्ट कॉस्ट डेविएशन इन बजट हो रहा होता है, फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट एस्टिमेशन हो रही होती हैं। अब ये जो तीन चीज़ें होती हैं ना, ये हमें इस प्रॉब्लम को ओवरकम करवाती हैं। ये मेजर प्रॉब्लम आ जाता है रैंडम फ्लक्चुएशन का, सो इसे ओवरहेड या इसे चेक करने के लिए एनुअल बजट किया जाता है स्टाफ हायरिंग के अकॉर्डिंग।
मतलब उसे रिकॉर्ड किया जाता है, लार्ज प्रोजेक्ट को देखा जाता है कि वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, वो डेविएशन की तरफ जा रहा होता है बजट के ऊपर। फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट एस्टिमेशन हो रही होती हैं, अभी कितना हमने उसमें रेवेन्यू हासिल किया था। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की मॉनिटर करना। साइनाइड ने क्या किया कि उसने ट्राई किया कि वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसे मॉनिटर करे। अ, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो था ये फर्दर उसे मूव किया गया और इसमें ऐड कर दिया कॉस्टिंग सिस्टम। सो अब साइनाइड ने कहा कि अब हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है किसी भी इंडिविजुअल के प्रोजेक्ट की, वो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग सिस्टम के थ्रू कैसे मॉनिटर होती है। लाइक उससे वो मॉनिटर करेंगे कॉस्ट को, रेवेन्यू को हर प्रोजेक्ट के कैलकुलेट किया गया था हर मंथ, और कम्युलेटिव ग्रॉस मार्जिन निकाला गया था। कम्युलेटिव ग्रॉस मार्जिन बेसिकली डिफरेंस होता है बिटवीन टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का। देन इसे कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाली गई थी टोटल रेवेन्यू की। अब ये जो था प्रोसेस ये बहुत डिफिकल्ट था। एक प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट करो, देन आप उस इंडिविजुअल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग सिस्टम के थ्रू। अब प्रोजेक्ट कॉस्टिंग सिस्टम में हो क्या रहा था, कॉस्ट और रेवेन्यू को देखा जा रहा था, हर प्रोजेक्ट को कैलकुलेट किया जा रहा था हर मंथ, और देन उसका कम्युलेटिव ग्रॉस मार्जिन निकाला गया था। कम्युलेटिव ग्रॉस मार्जिन है क्या? कम्युलेटिव ग्रॉस मार्जिन बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। देन उसे कैलकुलेट करके परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू बनाया गया था। ये जो प्रैक्टिस थी ये इतनी अच्छे से काम नहीं इसने किया, सो ये फेल हो गई। फिर है जी सेल्स। अब बजट इंक्रीज हुआ, रेवेन्यूज ड्राइव किया जी उसने, रेवेन्यू की वजह से इंक्रीज कर दिया चार्ज रेट, तो बजट भी इंक्रीज हो गया। अब बेटर स्टाफ यूटिलाइजेशन को देखा गया था, पार्शली था आपके पास भी इतना बेहतर, मतलब पार्शली से हम बेहतर की तरफ गए, पार्शली से हम इंक्रीज किया नंबर ऑफ स्टाफ को क्योंकि बजट जो इंक्रीज हो रहा है। सो जितने फैक्टर्स थे ये सारे सारे इन्फ्लुएंसेस ने किया और सेल पोजीशन को फॉरवर्ड कर दिया। अब स्टाफ रिक्वायरमेंट, स्टाफ को हमने देखा कि उसने मुख्तलिफ रेट्स अर्न किए ना अपने वर्क के अकॉर्डिंग, और ये उनके प्रमोशन क्या काफ़ी हेल्पफुल रहे। अब जिस सेल्स के अंदर कंटिन्यू हम देखें तो कंफर्म सेल्स आ गया आपके पास। कंफर्म सेल्स रिपोर्ट जो होगी ये आपको बताएगी हर ग्रेड को, ये अकॉर्डिंग टू स्टाफ जा रही होती है। अभी नंबर ऑफ स्टाफ कितना था, उसने हर ग्रेड पे कितना कमिट किया, कितना कॉन्ट्रैक्ट किया, हर मतलब 12 मंथ के अंदर उसने कितना रेवेन्यू में हिस्सा डाला। फिर सेल प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हम पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सेल्स को देखते हैं, लाइक स्टार्टिंग डेट्स में कितनी सेल हुई थी और देन फर्दर से मूव किया जाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ गई फॉर फ्यूचर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर फ्यूचर के द एबिलिटी टू प्लान स्ट्रेटेजिकली, इसमें हम ऑब्जेक्टिव को स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। कितनी सक्सेसफुल रही कंपनी। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में देखा जाता है कि माजी में या मुस्तकबिल में कंपनी को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट को अवेल करने से कितना कंपनी ने सक्सेस हासिल किया। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो साइनाइड के अंदर हमने देखें कि हम साइनाइड कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसमें दो रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपके पास आते हैं। अब ये जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि लॉन्ग टर्म गोल को अप्रिशिएटली आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। सेकंड आइडेंटिफाई किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है जी हर वो प्रॉब्लम जो कि आ सकती हैं उन गोल्स को अटेन करते हुए। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझे पता कर लें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर हम देखें तो एक्सपेंशन प्लान आ गया, कंपनी इमेज आ गया, यानी कि हमने बात की ना कि कंपनी जो होती है वो देखती है वो मतलब प्रॉब्लम अगर आ रही है फ्यूचर में उस गोल को अचीव करते हुए तो वो क्या प्रॉब्लम होगी। सो उनके अकॉर्डिंग वो चल रही होती है, वो इनोवेट कर रही होती है, उन्हें एक्सपेंशन प्लान को, कंपनी इमेज देख रही होती है, प्रोडक्ट को देख रही होती है कि वो किस तरह रेवेन्यू बेस्ड जा रहा है या सॉफ्टवेयर बेस्ड, उसकी पैकेजिंग कैसे जा रही है, फाइनेंस देखा जा रहा होता है। अब इसका कंक्लूजन क्या आया, साइनाइड्स के पास बहुत सारी प्रॉब्लम आई लेकिन साथ साथ उसे सक्सेसफुल कुछ एरियाज में वो रहा, वो वेल मैनेज कंपनी बन गई, मल्टीनेशनल कंपनी उसे कहलाने लगी। क्वेश्चन आता है कि क्या डायरेक्टर्स के पास एक्सपर्टीज थी कि वो मैनेज कर सकते थे इस पूरी कंपनी को, जिसके नतीजे में हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि इस कंपनी को जब डेवलप किया गया था मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स लाए गए थे,
वो कंपेरेबल कंपनीज के अकॉर्डिंग लाया गया था, यानी कोलैबोरेट किया गया था। साइनाइड्स जो हैं वो बेसिकली आज इस मकाम पे पहुंच गई हैं कि वो प्राइवेट कंपनीज को अब मतलब उन्हें बहुत पीछे छोड़ आई, यानी वो बहुत आगे तक पहुंच गई अपने इन प्रोसीजिंग वर्क के साथ, अपने इन कंक्लूजन, लाइक हम वो कह सकते हैं कि प्रॉपर स्टेप्स के साथ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने हर उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, तब जाके ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी बनी। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।